60 सेकेंड्स है आप लोग के पास फुल डिसिप्लिन में आने की। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में जितना डिस्कशन का पॉइंट बच गया कर लो, बट उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं, फुल अटेंशन। पीछे का गेट सही करके आना। हालांकि जीएसटी का सेकंड क्लास है ना, फर्स्ट क्लास में बहुत सारे पॉइंट जीएसटी के बारे में बताया था, बट माइक की वजह से वो रिकॉर्डेड में नहीं आ पाया, माइक डिस्चार्ज था। तो आज हम स्पेसिफिकली उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगे। जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट को हम चूँकि रिकॉर्डिंग में लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जितना पॉइंट डिस्कशन में 3 पेज में आपको नोट्स में लिखने के लिए कहा गया था, उतना ही पेज डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करेंगे सब लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिया हो, ठीक है। देखो जीएसटी जिसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैसा टैक्स है ये? हमने यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लास से बताया कि टैक्स दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन है इंसिडेंस और इम्पैक्ट अगर सेम पर्सन पे फॉल करता है तो ऐसा टैक्स क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। मतलब जो पर्सन टैक्स पेड कर रहा है, बर्डन भी टैक्स का उसी पे है, तो वो डायरेक्ट टैक्स। और अगर इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो डिफरेंट पर्सन के ऊपर फॉल करेगा तो वो कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जमा कोई और करेगा बट उसका बर्डन किसी और पे आएगा। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जमा करता है बिजनेसमैन, लेकिन भार किसके ऊपर आता है? कस्टमर। यहां पर गुड्स और सर्विसेज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी जीएसटी गुड्स के ऊपर भी लगता है और जीएसटी सर्विसेज के ऊपर भी लगता है। और यहाँ पे सप्लाई का क्या मतलब है? सेल ऑफ गुड्स। सो वेयर एज सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब सर्विस प्रोवाइड करना है। यहाँ पे गुड्स पॉइंट लिखा हुआ है, तुम लोगों ने नोट्स में पता नहीं करेक्ट किया या नहीं। वेयर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? सर्विस प्रोवाइड करना। नेशन वाइज टैक्स है ये, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वन नेशन वन टैक्स। यानी कंट्री के किसी भी पार्ट में जाओ, उस गुड्स के ऊपर एक ही टैक्स रेट है। इस प्रिंसिपल पे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन हिज आउटपुट। पेड कौन करेगा? हर इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहा है उसको जीएसटी पे करना है। किस पे? किस पे पेड करना है? आउटपुट पे। किस पे पेड करना है? पीछे का फैन ऑफ करके आना। आज लाइट गया है लेकिन लेट से गया है ना। आउटपुट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट? प्रोडक्शन। आउटपुट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो आउटपुट के ऊपर लगना। अच्छा, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन भी लेंगे और आउटपुट का मतलब सेल भी लेंगे, दोनों ही लेंगे। यहाँ पे आउटपुट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल बोथ। गुड्स बनाकर कोई बेचा है, आउटपुट हो गया। गुड्स खरीद के लाकर बेचा है, लाकर बेचा, वहां पे क्या कहलाया? आउटपुट, ठीक है। तो एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन हिज आउटपुट। इसीलिए जो टर्म हम लोग जीएसटी का यूज करेंगे ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, वो यूज करेंगे आउटपुट जीएसटी। बीच में हमने ब्लैंक छोड़ा है, आउटपुट जीएसटी बीच में हमने ब्लैंक छोड़ा है, क्यों? जीएसटी कितना तरह का है? 3। कौन कौन? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो आउटपुट का 3 अकाउंट हो गया। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। समझ रहे हो? और इसमें क्या रिकॉर्डेड होगा? हम गुड्स बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे कि पे करेंगे? कलेक्ट करेंगे ना। तो सीजीएसटी कितना हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से, एसजीएसटी कितना कलेक्ट करा है कस्टमर से, आईजीएसटी कितना कलेक्ट करा है कस्टमर से गुड्स बेचने के टाइम पे, वो रिकॉर्डेड होगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो यही बात यहाँ पे कि हमें जो टैक्स पेड करना है वो किस पे करना है? आउटपुट पे। जितना हमने बेचा है ना, वहां पे हमने कस्टमर से जितना टैक्स लिया है वो टैक्स हमको गवर्नमेंट के पास जमा करना। और हमें मिलेगा क्या? जितना टैक्स हमने एज ए बिजनेसमैन पेड किया होगा गुड्स खरीदते वक्त,
जिसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। तो इनपुट का टैक्स क्रेडिट मिलना है, यानी जितना टैक्स हम पेड कर चुके हैं वो टैक्स हम वसूल लेंगे। कस्टमर से जितना टैक्स हमने कलेक्ट करा था उसमें से जितना टैक्स हम पे कर चुके हैं वो पहले ही से निकाल देंगे। अगर एक्स्ट्रा टैक्स बनता है तब वो गवर्नमेंट को जमा करेंगे, नहीं बनता है तो गवर्नमेंट को जमा करने का जरूरत नहीं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने गुड्स बेचा और 1 लाख रुपए का टैक्स वसूला है कस्टमर से, और जब गुड्स खरीदा था तो उस टाइम पे हम 80,000 रुपए जीएसटी जमा कर चुके। तो 80,000 जमा किया है ना, कलेक्ट कितना कर रहे हैं? कितना कलेक्शन हुआ? 1 लाख। एक्स्ट्रा कितना कलेक्शन हुआ? तो सिर्फ 20,000 जमा करना, पूरा 1 लाख नहीं जमा कर देंगे। कितना जमा करेंगे? 80,000। क्या किया हमने? जो पेड पहले कर चुके थे उसको वसूल लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, हमें नहीं पे करना, हम बिजनेसमैन है, हमको नहीं पे करना। पे किसको करना है? कस्टमर को। अगर हमने खरीदते वक्त पेड कर भी दिया है तो बेचते वक्त वो वसूल लेगी। इसी को आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है? आगे जानेंगे। जीएसटी हर स्टेज पे लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग के स्टार्टिंग से लेके पॉइंट ऑफ सेल तक, जितना स्टेज से गुजरेगा हर स्टेजेस में क्या होना है? जीएसटी लगना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, गुड्स बनाया और उसने एक ट्रेडर को बेच दिया तो यहां पर भी जीएसटी लगा। उस ट्रेडर ने अपने लोकल एरिया में लोगों को बेचा, वहां पर भी जीएसटी लगा। फिर वहां से दूसरे स्टेट के लोगों को गुड्स बेचा गया, वहां पे भी जीएसटी लगा। और दूसरे स्टेट के गुड्स अपने अपने जगह पे जाकर के अपने कस्टमर को बेचते, वहां पे भी जीएसटी लगा। ठीक है? फाइनल बर्डन जीएसटी का किसको बियर करना होता है? कंज्यूमर, जो उस गुड्स को इस्तेमाल करेगा, अल्टीमेटली बर्डन उसी के ऊपर है। जीएसटी कितनी तरह का है? जीएसटी की कैटेगरीज में है 3: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा का मतलब क्या बताए थे? विद इन, विद इन स्टेट। एक ही स्टेट के अंदर अगर गुड्स खरीदा बेचा जा रहा है तो वहां पे लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। सो सीजीएसटी इज लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with एसजीएसटी। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर ही लगता है, बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट। जिस स्टेट में होगा उस स्टेट में, या फिर अगर किसी यूनियन टेरिटरी या लेजिस्लेचर में तो वहां भी। एक ही यूनियन टेरिटरी के बीच में बिका है, एक यूनियन टेरिटरी समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, है ना? तो एसजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगेगा बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट। और आईजीएसटी कब लगना है? इंटीग्रेटेड, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब लगता है? जब एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाए। एक ही स्टेट के अंदर गुड्स बेचा गया तो कोई टेंशन नहीं है, 50% यहाँ रहेगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। जैसे बिहार में हम जाकर के हम लोग कोई सामान भी खरीदते हैं मॉल से या कहीं भी किसी भी दुकानदार से और जीएसटी लगा हुआ है तो वहां चार्ज होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। इफ द रेट इज 5% तो 2.5%, 2.5%। तो 2.5% जीएसटी का यहाँ के गवर्नमेंट को जाएगा, बिहार गवर्नमेंट को, और 2.5% किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? अब देखें यहाँ पे आईजीएसटी कब लग जाएगा? जब यहाँ पे बिहार और दिल्ली या बिहार और झारखंड या बिहार और वेस्ट बंगाल स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, यानी यहाँ का सेलर है और वहां का बायर है, या वहां का बायर है और यहाँ का सेलर है, तो यहाँ पे फिर कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। ऑनलाइन जब भी गुड्स मंगवाओगे अगर तो सेलर सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज हुआ तो समझ जाओ कि किसी बिहार वाले नहीं भेजा आप, लेकिन आईजीएसटी चार्ज हो गया समझ जाओ स्टेट के बाहर से आया और उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा। ठीक है? आईजीएसटी लिवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सेल्स मतलब विद इन बिटवीन स्टेट्स। इंटर, INTER का मतलब क्या हुआ? इन बिटवीन, यानी एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच ये आईजीएसटी लगता है। इट इज ऑल्सो लिवाइड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर हम विदेश से गुड्स मंगवा रहे हैं तो वहां पर भी आईजीएसटी लगेगा, और अगर हम विदेश गुड्स भेज रहे हैं तो वहां पर भी आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है? आगे चलेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेट स्ट्रक्चर जिस समय लॉन्च हुआ था ना, उस समय इसको कब लॉन्च हुआ है? 1 जुलाई 2017, और 5 कैटेगरीज में बांटा गया। और हम ये बात बता चुके हैं कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो किसी गुड्स पे अगर 5% लगा हुआ है तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही 5% होगा, हो सकता है उस पर ज्यादा टैक्स लग जाए आने वाले टाइम में, पॉसिबल है।
ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कहां से, किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। गवर्नमेंट जिस सेक्टर से जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो वहां पे टैक्स रेट बढ़ा देंगे, आ जाएगा रेवेन्यू। तो जीएसटी का जो स्टार्टिंग स्लैब रेट रहा है वो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, आज भी यही है। बीच बीच में एक आध दो रेट और सेपरेटली डाल दिया जाता है, जैसे गोल्ड और क्या कहते हैं उस ज्वेलरीज पे, डायमंड्स की ज्वेलरीज पे शायद 1.5% है, कभी 3% था, चेंज होता रहता है। आगे चलें। जीएसटी कब कब रिवर्स करना होगा? इनपुट जीएसटी, इनपुट कब होगा? इनपुट जीएसटी पेड हुआ होगा या रिसीव हुआ होगा? रिसीव। पेड ना, खरीदते वक्त ना लगा है मेरा जीएसटी, तो जीएसटी हम पेड किया होगा ना, यानी यहां पर एक्चुअली में आपने क्या किया होगा? जीएसटी पे किया होगा। सही है। अब कह रहे हैं कि जो जीएसटी आपने पेड किया है उसका रिवर्सल कब होगा? जब हम जीएसटी पेड करते हैं तो इनपुट जीएसटी होता है डेबिट। इनपुट जीएसटी जनरली क्या होता है? डेबिट। जब भी हम जीएसटी पेड करेंगे, जीएसटी को करेंगे डेबिट। अगर सीजीएसटी है तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा, एसजीएसटी है तो इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। और आपको पता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी तो एक साथ चार्ज होगा, जबकि आईजीएसटी अकेले चार्ज, इनपुट आईजीएसटी। क्लियर है? तो जब कभी भी हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, वहां पे समझ जाइए कि आप जीएसटी पेड कर रहे होंगे, तो इनपुट जीएसटी को क्या करोगे? डेबिट। ये जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है ना यहाँ पे, वो हो रहा है कि जीएसटी जो आपने पेड किया है उसको कब रिवर्स करोगे, यानी कब क्या करोगे, क्योंकि पेड करते वक्त तो हमने किया है डेबिट, और इसके रिवर्सल का केस बोल रहा है, मतलब इनपुट जीएसटी को हमको करना है क्रेडिट। कब कब क्रेडिट करेंगे, तो उसका यहाँ पे देखो पॉइंट बताया गया। इसमें एक अकाउंट, पहला केस है परचेज रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल, गुड्स अगर हमने खरीदा है, जीएसटी पेड किया है, और अगर हम गुड्स लौटा देंगे तो जीएसटी का वापसी होगा कि नहीं हो? सिंपल। इसके बाद जितना नीचे में ट्रांजैक्शन है ना, जितना भी ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है, इन सब में एक खास बात है, और वो ये कि परचेजेज अकाउंट हुआ है क्रेडिट। परचेजेज अकाउंट क्या हुआ है? परचेज क्रेडिट हुआ है, और जीएसटी इनपुट भी क्रेडिट होगा इन सब केसेस में। जैसे गुड्स चोरी हो गया, गुड्स में आग लग गया, या फिर गुड्स आउटडेटेड हो गया है, गिफ्ट के तौर पे बांट दिए हो, चैरिटी में दे दिए हो, फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो, प्रोप्राइटर ने खुद के इस्तेमाल के लिए निकाल लिया है, इन सब केसेस में परचेज क्रेडिट होता है ना। ठीक है, तो परचेज क्रेडिट होगा तो उसमें इनपुट जीएसटी भी क्या करेंगे? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज वर्थ ₹10,000। तो हमें पता है गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, तो जनरल एंट्री इसका क्या है? ड्रॉइंग्स टू परचेज, गुड्स निकाला ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जो लोग नए स्टूडेंट है वो आपका लाइब्रेरी में बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर से कर लोगे तो आपको भी पूरा समझ में आएगा जो बात हम कह रहे हैं। एंट्री जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस, या इस तरीके का जितना भी ट्रांजेक्शन डिस्कस हो रहा है, अगर माइंड में नहीं जा रहा है में आपका इनिशियल लेक्चर छूटा हुआ है, कुछ नहीं करना है, और लाइब्रेरी में बैठ के कंप्लीट करना है जैसे तुम्हें बोल रहे। ठीक है, 7 डेज लगेगा, 7 दिन, 1-1 घंटा लाइब्रेरी में, 1-1 घंटा घर पे, कंप्लीट हो जाएगा, और ज़रूरी है। ठीक है ना? और हमने ये भी कहा है कि जितना जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग काफ़ी आगे है, मतलब जर्नल का ही एडवांस पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो पार्ट जो कि प्रैक्टिकली अभी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखें, गुड्स चैरिटी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला तो एंट्री यही होगा ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। जीएसटी नहीं लगा हुआ है तो ये एंट्री है, अगर तो जीएसटी लगा हुआ है तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी, और टू इनपुट डॉट 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 जीएसटी बोल रहे, डॉट 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 क्यों? सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है तो टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी लिखना होगा, और अगर आईजीएसटी लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? टू इनपुट आईजीएसटी लिखेंगे। ठीक है, अभी यहां पर थ्योरेटिकल पॉइंट में बस आपको ये ध्यान में रखना है कि दीज आर दी केसेस जहां पे इनपुट जीएसटी डेबिट नहीं होता है, क्या होता है? क्रेडिट होता है, यानी जो जीएसटी हमने पेड करा है वो रिवर्स करना पड़ता है।
ठीक है, यहां पर तो आपको जीएसटी वापस मिलेगा पहला वाला केस में, लेकिन इसमें जीएसटी वापस नहीं मिलेगा। यहां पर क्रेडिट करने का मतलब है कि आप जीएसटी वसूल नहीं पाओगे। फर्क पता चला है? तो ये 8 एग्जाम्पल ना यहाँ पे, इस 8 एग्जाम्पल में फर्स्ट केस में आपका जीएसटी वापस हो जाएगा। आपने जो भी गुड्स खरीदा था, जीएसटी पेड किया था, उसमें जितने का गुड्स वापस कर रहे हो उस पर जीएसटी वापस हो जाएगा। लेकिन इन सारे केसेस में आपका जीएसटी खत्म हो गया, अब आप रिकवर नहीं कर सकेंगे, ये मतलब है। अब आगे चलें, जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी कलेक्टेड। देखो इनपुट जीएसटी डेबिट होता है ना, तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो आउटपुट जीएसटी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अगर भूल जाओ तो देखो परचेज के साथ अटैच है इनपुट, परचेज के साथ क्या अटैच है, और सेल्स के साथ क्या अटैच है? परचेज अक्सर क्या होता है? डेबिट, तो इनपुट अक्सर क्या होगा? डेबिट। परचेज कभी कभी क्रेडिट भी हो जाता है, तो इनपुट उस केस में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, सही है। उसी तरीके से सेल्स अक्सर क्या होता है? क्रेडिट होता है ना, तो आउटपुट क्या होगा? क्रेडिट। रटना नहीं पड़ेगा, इफ यू अंडरस्टैंड, माइंड लगा रहे हो ना तो रटना नहीं पड़ेगा, तो बड़ा प्रॉब्लम है, हर रट्टा मारते रहो, कितना रटने वाले लोग लोअर लेवल पे रहते हैं। हाँ, जिन्होंने समझ के याद रखा हुआ है दे आर एट द टॉप। यही फर्क, याद भी है और समझा हुआ भी, और याद इस तरीके से आपने करा है क्योंकि उस पॉइंट्स को समझ लिया है, तो जब भूल भी जाओगे ना तो तुम लॉजिक लगा करके रिकॉल कर लोगे, ठीक है। तो सेल्स के साथ अटैच है क्या? आउटपुट। सेल्स होता है क्रेडिट, तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा? क्रेडिट, सही है। गुड्स हमने बेचा है तो आउटपुट जीएसटी किया है क्रेडिट। अब बिका हुआ गुड्स वापस आ गया तो क्या करोगे? आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा ना, तुमने जितना जीएसटी कलेक्ट करा था उसमें से वो जीएसटी लौटाना पड़ेगा जितने का गुड्स वापस आया, हाँ या ना? तो ये वही पॉइंट है कि जीएसटी कलेक्टेड या आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड, यानी डेबिट होगा किस केस में? सेल्स रिटर्न के केस में। इज दैट क्लियर? आगे चलें, अब वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जहां पे जीएसटी पेड को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं जीएसटी कलेक्शन में, यानी जीएसटी जो हमने पेड करा है उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो कौन कौन सा केस है? वो केस है अगर हमने अपने स्टाफ को फ्री गिफ्ट दिया है, वो केस है अगर हमने व्हीकल्स खरीदा है, यानी कार वगैरह खरीदा है, और हम एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं है। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है ना तब तो हम जीएसटी रिकवर कर लेंगे उस वैन का भी, लेकिन अगर हम एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं है तो उस केस में हम व्हीकल के ऊपर पेड किया जाने वाला जीएसटी को रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। रिपेयर्स और मेंटेन करवा रहे हो बिल्डिंग को, इसके ऊपर जो भी जीएसटी लगा होगा आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस पे पेमेंट किया है आपने जीएसटी, उसका भी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। किसी भी क्लब, हेल्थ सेंटर, फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप फीस पे जीएसटी पेड हुआ है, वो भी आप रिकवर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स खरीदे हो, कोई भी सर्विसेज इस्तेमाल करे हो, उस पर जो जीएसटी पेड किया है आपने उसको आप बिजनेस से रिकवर नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट का बिल है खाने पीने का, तो उसका भी जीएसटी आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। और वैसा गुड्स और सर्विसेज जिसका परचेज और सेल पहले से ही एग्जेम्प्टेड है, किससे? जीएसटी से। मतलब वो गुड्स जिस पे जीएसटी लगा ही नहीं है, तो जब जीएसटी लगा ही नहीं है तो वसूलने का सवाल राइज होगा क्या? जीएसटी तो आपने दिया ही नहीं है। तो कौन कौन सा ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा है? तो देखो अगेन ये स्टार्टिंग पॉइंट का रूल था, ये स्टार्ट जब लॉन्च हुआ था। प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है इसके बारे में आपको डिटेल निकालना पड़ेगा, बट अभी हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। वो जब फाउंडेशन वगैरह में सीए बनने के तरफ बढ़ोगे ना, देन यू नीड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट ने आज से कोई चीज चेंज करा है जीएसटी में, तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आज से ही वो इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो ये आपका ड्यूटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पुराना रूल है कि जिस समय शुरू में लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पे कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, एम्बेसीज एंड अदर कंट्रीज। अभी यहाँ क्या है इस पे? एजुकेशनल सर्विसेज पे क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। जो लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं ना कोर्सेज, उनको कोर्स के साथ अटैच होके आ रहा है सीजीएसटी
SGST, और अगर दूसरी जगह का वो सेलर है तो IGST, है ना, लग गया ना, पहले नहीं था, अभी आ गया ना इस पे। तो हो सकता है इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स हो जिसके ऊपर, मान लीजिए कि अभी लिखा हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे GST नहीं है, शुरू में लॉन्च हुआ था तब नहीं था। अब अगर आपके पास बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का और अगर उसमें लिखा हुआ है CGST SGST, तो मतलब उसके ऊपर क्या लग गया है, टैक्स लग गया। बात समझ आ रहा है? तो इसलिए ये ओल्ड लिस्ट है, आउटडेटेड लिस्ट है, जिस समय लॉन्च हुआ था यानी 1/1/2017 उस टाइम का ये लिस्ट है जो एग्जेम्प्टेड है। प्रेजेंट सिनेरियो में जब हम रह रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजों को GST के दायरे से बाहर रखा गया है, ये इसका लिस्ट नया होगा। जानना है तो आप अपडेटेड GST एग्जेम्प्टेड लिस्ट निकाल लीजिए, लिखिएगा, सर्च करिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स। 2024 में है ना, तो 1/1/2024 या 1 अप्रैल 2024 से लेकर कौन कौन सा ऐसा गुड्स है जिस या सर्विसेज है जिसके ऊपर GST नहीं लग रहा है, वो कौन कौन सा है, तो पूरा लिस्ट आ जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो जो लेटेस्ट डेट वाला जो लिस्ट होगा ना उसको ही देखना है, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इफ यू आर क्यूरियस टू नो दोज इन्फॉर्मेशन, सर्च कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में उसका कोई रोल अभी नहीं है। हम लोग जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे ना बुक से, तो उसमें हम ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अभी उतना नहीं लेंगे, बल्कि इनफैक्ट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अगर मान लो किसी गुड्स के ऊपर टैक्स 18%, 12 से 18 हो गया, तो उसमें लिखा रहेगा कि 18% GST लेना है। किसी गुड्स के ऊपर GST से एग्जेम्प्टेड है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज का मेन पार्ट जो हमें सीखना है आज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST। बजाय इसके कि हम इतना सारा डिटेल आपको एक एक एंट्री का लिखाएं, हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम कंपैरेटिवली बात करेंगे कि अगर ये ट्रांजैक्शन पे GST नहीं लगा होता तो तुम क्या रिकॉर्ड करते, और अगर GST लग गया है तो कैसे रिकॉर्ड, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एंट्री विदाउट GST, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, हालांकि क्वेश्चन GST वाला है तो मेन आंसर आपका ये वाला है। ठीक है, यहां पर हम एंट्री करते जा रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, अभी देखो जर्नल एंट्री कर रहे हो ना, तो पहले आप जर्नल एंट्री जब करते हो तो जर्नल एंट्री करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके माइंड में हो जिसको हम यूज करते हैं जर्नल एंट्री करते हुए, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, हो गया आए, एक सेकेंड, क्या नहीं लाया, टेप, टेप, ब्लैक टेप है, टेप नहीं है तो ले लीजिए, कहाँ गया हुआ, फरहान बाहर गया है, मंगवा लीजिए टेप, यहाँ पे नीचे में आप देख लीजिए, यहाँ पे होगा, दुकान खुला हुआ। अकाउंट सब्जेक्ट लेकर के अगर आपने, आपका एक सब्जेक्ट अगर अकाउंट्स रहा है, तो जैसे किसी लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश में ABCD बेसिक है ना, वहां से स्टार्ट हुआ ना, अकाउंट्स का फंडामेंटल और बेसिक क्या है, जर्नल। क्या है बेसिक, जर्नल। अगर आपको जर्नल टॉपिक याद नहीं है, नहीं करना आता एंट्री, मतलब आपको कुछ नहीं आता, यू नो नथिंग। ठीक है, तो इसलिए सबसे, अगर अभी तक आप उस चैप्टर पे अच्छा नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, आपसे 30% बढ़ रहा है तो उसको 40, 50, 60 करते हुए 100% तक समझिए। 100% तो कभी नहीं होगा, बट 95, 96% तक तुम एक्यूरेट बना लोगे। 100% इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसे नए ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जो आप एक बार गलती करोगे तब सीखोगे। ठीक है, क्योंकि सामने वाला क्या पूछ रहा है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो जब हमने गलती करा उसके बाद जब सॉल्यूशन पता चला तो पता चलेगा अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा था, हम कुछ और समझे। ड्यू टू दी
डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन वहां पे आपका आंसर गलत आता, तो वो 4-5% वैसा हमेशा रहेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपका 90 to 95% एक्यूरेट एंट्री बनना चाहिए, दैट्स इट। हम लोग जर्नल एंट्री बनाने के लिए दो मेथड्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंट्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और वहां पे रूल लगता है, पर्सनल पे पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट पे रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट पे नॉमिनल का रूल, एक्सपेंस लॉस को करते हैं डेबिट, इनकम गेन को करते हैं क्रेडिट। ये हमारा ट्रेडिशनल रूल, ठीक है। जहां पे पर्सनल अकाउंट में पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आ जाता है, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज को ले लेते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस लॉस इनकम और गेन आ जाता है। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करके बना रहे हैं तो ये हम ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर, ठीक है। ट्रेडिशनल रूल से क्वेश्चंस ज्यादा क्विक और आसान बनता है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹1000, क्या होगा एंट्री? ट्रेडिशनल से सोच के बताओ। बोलो। डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, ट्रेडिशनल से फुल एक्सप्लेनेशन से आंसर लाने की कोशिश करो, क्या मिल रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है, मोहन भी डेबिट हो रहा है, हाँ या ना? मोहन, डिस्काउंट मोहन को दिया तो मोहन को डिस्काउंट मिल रहा है ना, मिल रहा है ना डिस्काउंट, तो मोहन तो रिसीवर हो गया, अब लग रहा वो डेबिट है, और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो ये लॉस भी है, तो डेबिट तो ये भी होगा। कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना? अगर सिंगल ये क्वेश्चन दे दिया तो कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर पेमेंट के साथ दिया तो टेंशन नहीं है कि एक 9,000 रुपया मोहन पेड कर रहा है और उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तब तो आप सही बना लो, लेकिन सिर्फ ये पार्ट दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओ, सही है। वही मॉडर्न रूल्स पे हम जब लगाते हैं तो डिस्काउंट अलाउड आपको पता है कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, क्या करेंगे, और मोहन, ये मोहन यहाँ पे आपका कस्टमर, डिस्काउंट किसको देते हैं, कस्टमर को कि सप्लायर को? कस्टमर को देते हैं, कस्टमर यानी डेटर, मोहन है डेटर, डेटर यानी एसेट। अगर आप अपने डेटर को डिस्काउंट दोगे तो उससे ज्यादा पैसा लोगे कम, यानी डेटर को कम करना पड़ेगा, एसेट्स को कम करना, यानी क्या कहलाएगा, आया? सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका एक्यूरेट वर्क करता है, इसलिए इसको मॉडर्न रखा, एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन आएगा आपके पास, चाहे ट्रांजैक्शन फुल दिया हुआ हो या ट्रांजैक्शन हाफ दिया हुआ, यू विल बी एबल टू नो। पेमेंट का जिक्र हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं, आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न में अकाउंट्स को 5 या 6 कैटेगरी में बांटा गया, कितने कैटेगरी में, 5 या 6। एसेट, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग, AED, AED, ए आया है एसेट के लिए, इसमें सभी संपत्ति का अकाउंट आ जाएगा, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, सब क्या है, संपत्ति है ना, फर्नीचर क्या है, संपत्ति है, तो ये सारी जितने भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज है वो किसमें काउंट होंगे, एसेट। एक्सपेंसेस कैटेगरी में एक्सपेंस और लॉस लिया जाए, जो खर्च हुआ आपका, है ना। और डी, ड्रॉइंग्स, जो कि कैपिटल का पार्ट है, ओनर जब पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कुछ निकालता है और उसके लिए अगर वो सेपरेट अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा है तो वो अकाउंट क्या नाम से जाना जाएगा, ड्रॉइंग्स। AED के ऊपर रूल क्या है, ये बढ़ने पे होगा डेबिट, घटने पे होगा क्रेडिट, और दूसरी साइड में है लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल डेबिट करने से घटेगा, क्रेडिट करने से बढ़ेगा, क्लियर है। इन्हीं मॉडर्न रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन बनाओ या ट्रेडिशनल के हिसाब से बनाओ, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर वही आए, वेदर यू आर फॉलोइंग मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल, द आंसर विल बी सेम। करेक्ट आंसर इसका यही है, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, ठीक है। आपने अगर उसको उससे बनाया तो भी,
अब कहोगे कि सर पहले वाले में तो एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा था ट्रेडिशनल मेथड से, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई डिस्काउंट ऐसे ही सिर्फ डिस्काउंट नहीं देते थे, पेमेंट देने आता ना तभी डिस्काउंट देते। तो वो पेमेंट दे रहा है ना, मोहन पेमेंट दे रहा है, सो मोहन इज द गिवर एक्चुअली, पर चूंकि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है, सिर्फ आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि डिस्काउंट अलॉट टू मोहन का एंट्री बताइए, एक ट्रांजेक्शन का हाफ पार्ट का इन्फॉर्मेशन दिया, इस वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं आ पा रहा। एक साथ रहेगा तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे, सर मोहन तो पैसा दे रहा है, इज द गिवर। क्लियर है? तो वट एवर रूल यू आर फॉलोइंग, आई वुड सजेस्ट कि मॉडर्न रूल्स के ऊपर वर्क करिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है, और टफ भी सब जगह टफ नहीं लगता। जब किसी पर्सन का नाम आ जाता है ना, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है ना, तो वहां पर थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम लग जाता है कि वो पर्सन डेटर है या क्रेडिटर है, बस उसके अलावा कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्नीचर खरीद के लाए, फर्नीचर बढ़ा कि घटा, क्या करोगे? डेबिट। मशीन बेच दिए, मशीन बढ़ा कि घटा, मशीन का क्या करोगे? आसानी से आ रहा है। गुड्स आपने बेचा, आपका हुआ इनकम, किस कैटेगरी में जाएगा? ये क्या रिकॉर्ड होगा? सेल्स में। इनकम बढ़ रहा है घट रहा है? आपको पता है इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, सेल्स को कर दोगे क्रेडिट, आसान है। इट्स मोर इजी कंपेयर टू ट्रेडिशनल, एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पे आपको डेटर और क्रेडिटर आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस, और वो भी अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, उस पर थोड़ा सा डीप डाउन जाओगे तो आप उसको भी आसानी से समझ लोगे। दो सिचुएशन में कोई भी पर्सन डेटर होता है, जब वो पेमेंट कर रहा है नंबर 1, और जब आप उसको कोई चीज उधार दे रहे हो, डेटर। कस्टमर है, उधार ले गया, डेटर बना आपका, पेमेंट दे रहा है ला करके, उधार ले गया तो पेमेंट देगा, इन दो सिचुएशन में बन रहा है वो डेटर। क्रेडिटर के केस में क्या होगा? हम उधार लाते हैं और पेमेंट करते हैं, तो अगर पेमेंट मिल रहा है तो जिससे मिल रहा है 99% ऑफ द केसेस है कि वो डेटर होगा, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो 99% ऑफ द चांसेस है कि वो क्या होगा, लेकिन ये 1% रह जाता है ना, दिस 1% इज देयर। ऑलवेज नहीं बोला, बोल दिया कि पेमेंट बस कर रहे हैं, किसी को अगर हम पेमेंट करें तो क्रेडिटर ही होगा, जरूरी नहीं है। डेटर बाय डेफिनेशन मींस व्हाट? डेटर किसको बोलते हैं? जिनके पास मेरा पैसा उधार रखा हुआ है, हमें पैसा मिलेगा, दे आर दी डेटर्स, सही है ना? डेटर किसको बोलेंगे? जिसको हमने उधार दिया हुआ, वहां पे मेरा पैसा जमा है, उनसे आपको पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिल रहा है तो 99% ऑफ द चांस है कि वो क्या होगा, डेटर ही होगा। तुम्हें कोई कर्जा दे रहा है, आपने मांगा था मोहन से कि 1 लाख रुपए हमको चाहिए 1 महीने के लिए, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे मोहन क्या है, डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर ना हो गया, तुमको वो उधार दे रहा है। तो आपको पहले डेटर का मतलब और क्रेडिटर का मतलब पता होना चाहिए। डेटर बिजनेस का हर वो व्यक्ति है जिसके पास बिजनेस का उधार है, बस इतना याद रहे। क्रेडिटर याद रहे, डेटर कौन है? हर वो पर्सन बिजनेस का जिसके पास उधार है, तो क्रेडिटर आपको याद रहेगा। क्लियर है? इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप किसी भी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को पहचान सकते हैं कि वो डेटर है कि क्रेडिटर है। जर्नल एंट्री करते वक्त इतना स्ट्रेस्ड आउट होना नहीं है आपको, हमने ये बोला है कि मॉडर्न रूल्स के अलावा आप पर्सनल अकाउंट का रूल यूज कर सकते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ताकि क्वेश्चन जल्दी बने। अब लिखा हुआ पेड कैश टू मोहन, तो कैश एसेट है, घट रहा है ना, क्रेडिट होगा। मोहन रिसीवर है ना, डेबिट होगा। मोहन के बारे में रिसीवर गिवर सोचना आसान है कंपैरेटिवली, कि अब ये दिमाग लगाया कि मोहन डेटर है कि क्रेडिटर है, एसेट है कि लाइबिलिटीज है, टफ होता है ना। इसलिए हमने आपको कहा है कि फोकस करिएगा मॉडर्न रूल्स पे, लेकिन उसके अलावा पर्सनल अकाउंट का रूल यूज कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करके दिखाइए, आपने एंट्री लिखना है पेड कैश टू मोहन, तो आप सिर्फ एंट्री लिखोगे मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 अमाउंट पेड टू मोहन, हो गया एंट्री। वहां पे वो नहीं लिखते हम, जो आपको सिखाया कि आप शुरू में सिर्फ इसलिए आपको बोला था ताकि आपका रूल्स रिवाइज हो जाए, यहां आ जाए रूल्स, ठीक है? आते हैं मेन टॉपिक पे। उम्मीद है कि जर्नल एंट्री करने के लिए जो मॉडर्न रूल्स हम लोग यूज करते हैं वो रूल्स आपका रिकैप हो गया होगा। अब हम एंट्री की तरफ आते हैं। ये 6 क्वेश्चन हमारे सामने है और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होमवर्क पे तौर पे भी मिलेगा आपको। तो आज देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो वो ट्रांजैक्शन तो तुम लोग खुद से करोगे, कौन सा ट्रांजैक्शन?
विदाउट जीएसटी वाला, बोलो क्या होगा? फर्स्ट ट्रांजैक्शन का एंट्री है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, सही है। कितना अमाउंट? अब बताओ, कोई भी चीज हम खरीदेंगे, गुड्स हो या सर्विस, हम जीएसटी पेड करेंगे या रिसीव? पेड करेंगे ना। जीएसटी पेड के लिए क्या यूज होगा, इनपुट की आउटपुट? इनपुट, सही है। परचेज के साथ जुड़ जाना है बस, परचेजेस को करेंगे डेबिट, कितना अमाउंट? 20,000 ना। ये तो गुड्स का दाम हुआ, जीएसटी पेड करना पड़ेगा। और कौन कौन सा जीएसटी लगा हुआ है यहाँ पे? तो लिखोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखोगे? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो 20,000 का 6% कितना आएगा? 1200, 1200। और टोटल अमाउंट कितना पेड करेंगे, बोलो कितना पेड करेंगे? 22,400। हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन, समझ आया? ये है विदाउट जीएसटी, ये है विद जीएसटी, कोई दिक्कत? सेकंड ट्रांजेक्शन बताइए क्या बनाएगा आप? कैश टू सेल्स, कितना अमाउंट है? 30,000। हम बेच रहे हैं गुड्स, तो जीएसटी पे करेंगे, कलेक्ट करेंगे? इनपुट में जाएगा कि आउटपुट में? आउटपुट में जाएगा। अभी देखो इसका एंट्री क्या होगा, सेल्स के साथ ही अटैच हो जाएगा। एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट। अमाउंट कितना है? पहले सेल्स का अमाउंट लिखोगे, कितना अमाउंट? जैसे वहां पे पहले परचेज का अमाउंट लिखा था ना, फिर इस पे जीएसटी निकाला और तब तीनों जोड़ के लिखा। तो यहाँ पे पहले सेल्स लिखेंगे, सेल्स पे जीएसटी निकालेंगे, तब जोड़ के लिखेंगे। तो कितना परसेंट है? 6% है ना। तो 30,000 का 6% कितना होगा? 1800, 1800। ये सारा अमाउंट जोड़ के कितना हो गया? 33,600। अगला एंट्री करके दिखाओ। यहाँ होगा परचेज टू मोहन, और यहाँ क्या होगा? परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू मोहन। क्लियर है? पहले इन ट्रांजैक्शन को नोट करिए, फिर 3, 4, 5, 6। अगर परचेज क्रेडिट हो जाए तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर दोगे। परचेज जिधर जिधर जाएगा, जीएसटी उधर उधर जाएगा।
हो गया, कर दिए यहाँ से ऊपर कर दिए, दोनों बार ठीक कर दिया ना, एक बार दिया, ऊपर कर दिए। ऊपर में कुछ लगाया था, वो उधर से तार से बांधिए ना उसका, इधर बांधिए उसका, तार में ऊपर कर दिए, एक मार दिए, नहीं घिसेगा ये। नहीं होगा, उसको ऊपर कर दिया, शटर से अच्छा ऊपर। उसके ऊपर डालना, ठीक, अब तो नहीं करना चाहिए। 10 रुपये वो रख दिया, टेप लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाकी दूसरा वाला तार में तो कोई दिक्कत ना है, ठीक। किस नाम से था? कर दीजिए। हो गया, थर्ड तो बन जाएगा, फोर्थ, रिटर्न गुड्स टू मोहन, परचेज रिटर्न है ना, क्या है ये, परचेज रिटर्न है ना, थर्ड ट्रांजेक्शन बताएं कि छोड़ दे, थर्ड ट्रांजेक्शन कर लोगे, फोर्थ बताएं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट करके लाना, जो बनेगा ठीक है, जो नहीं बनेगा बताएंगे कल, ठीक है। जीएसटी का यूज, इनिशियल यूज आपको समझ में आ गया कि इनपुट अकाउंट आएगा और आउटपुट अकाउंट आएगा, इनपुट आएगा जब पेड करेंगे, आउटपुट आएगा जब जीएसटी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रिवर्सल का रूल आपको बता दिया गया, बस आगे चलेंगे, कल के क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, आज के लिए थैंक यू।